आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो आपको सवाल कैसे पूछना है ये सबसे पहले बता देते हैं। सवाल पूछना बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 पर आप अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवाल पूछ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट की इस वक्त की 10 बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो कमजोर डॉलर और इक्विटी मार्केट में जिस तरह से गिरावट बढ़ी है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और 200 रुपए की तेजी के साथ एमसीएक्स गोल्ड कारोबार कर रहा है और कॉमेक्स गोल्ड में भी धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। चांदी लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ कारोबार यहां पर हो रहा है और यूएसटीएन के हालांकि कमजोर आर्थिक आंकड़े थे, जो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बनी थी, वहाँ इससे दबाव कल सपोर्ट मिल रहा है चांदी की कीमतों को और इक्विटी मार्केट पर दबाव बना है। क्रूड की बात करें तो इक्विटी मार्केट में जो बिकवाली आई है उससे यहाँ पर दबाव बना है और अब $84 के आसपास क्रूड के भाव पहुँच गए हैं। नेचुरल गैस, अब उम्मीद है कि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी होगी उत्पादन की और नवंबर की शुरुआत तक यूएस में कम सर्दी की संभावना है और उस वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस में ऊपरी स्तरों पर लगातार तीसरे दिन दबाव दिखा है। कॉपर की अगर बात करें तो यूएस के कमजोर हाउसिंग आंकड़ों से यहाँ पर दबाव बना है और तीसरी तिमाही में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कमजोर ग्रोथ रह सकती है और इसका यहाँ पर दबाव कॉपर पर है। जिंक की बात करें तो चीन से मांग घटने की चिंता है और उसका यहाँ पर असर है। निकेल की अगर बात करें तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े अनुमान से कम है और उससे ये असर हो रहा है कि लग रहा है कि आने वाले समय में निकेल की डिमांड कम रह सकती है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो मांग कम है तो धीरे धीरे अब इन्वेंट्री भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो ये सब ऐसी खबरें हैं जिससे पूरे बेस मेटल्स पैक पर दबाव दिख रहा है। अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात करते हैं तो उसमें मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो कंज्यूमर मांग कम होने से यहाँ पर दबाव है। कॉटन की अगर बात करें तो देश में 255 लाख गांठ खपत का अनुमान है और अब जो एक नया अनुमान जो आया है सीएआई का, वो भी अब उत्पादन कम रहने का अनुमान है। जो पिछला अनुमान था उससे कम उत्पादन का अनुमान है। चलिए कुछ और खबर की बात कर लेते हैं। उसमें हल्दी, खरीफ सीजन में बेहतर फसल का अनुमान है। जीरा, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखा जा रहा है। ट्रेडर्स और किसान के पास अब कहा जा रहा है कि उनके पास एडिक्वेट स्टॉक है, पर्याप्त स्टॉक उनके पास अब बचे हुए हैं। धनिया की अगर बात करें तो रबी सीजन में बेहतर फसल की उम्मीद है। जिस तरह से एक्सटेंडेड मानसून है उसका यहाँ पर फायदा मिलेगा रबी की फसलों को और बेहतर फसल धनिया का रह सकता है और उससे यहाँ पर दबाव बना है क्योंकि उत्पादन बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। इसके बाद सोयाबीन की अगर बात करें तो उत्पादन 14% बढ़ने का अनुमान है। सुपा का यह अनुमान है और इस साल 119 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन देश में हो सकता है। और इसके अलावा एक खबर यह भी है कि बेहतर यील्ड और बुआई भी ज़्यादा है सोयाबीन की, तो उसका भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसके बाद सोया तेल निचले स्तरों पर अब धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी लौट कर आ रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिस पर पूरे कमोडिटी मार्केट की नजर रहेगी और आप अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाने से पहले इन खबरों को देख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने क्रूड की ऊंची कीमतों को लेकर क्या कहा है और क्या जो क्रूड के जो उत्पादक देश है उनको क्या नसीहत दी है, आइए सुन लेते हैं। If energy prices remain high, that is not only true of developing countries like India, but also the other industrial democracy, number one. Number two, it is in everyone's interest that we sustain global economic recovery. And therefore, it is the interest of both the producing countries and the importing countries to have stable and affordable energy. Okay? I think that's as clear a message as you can get. That the conference has just begun. ओके, यानी पुरी जी का साफ कहना है कि ऊंचे क्रूड कीमतों से रिकवरी, जो ग्लोबल ग्रोथ में धीरे धीरे जो रिकवरी आ रही थी उस पर लगाम लग सकती है और इससे नुकसान सभी को है क्योंकि ऊंची कीमतों से डिमांड भी उनका कम होगा जो उत्पादक देश है और लोग जो अलग ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ फोकस करेंगे उससे भी यहाँ पर नुकसान होगा। तो ये कुछ ऐसा बयान है जो एक साफ संकेत उन्होंने क्रूड उत्पादक देशों को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर भी आ गए हैं, राधे श्याम है भोपाल से। राधे श्याम जी का सवाल है, क्रूड पर खरीदें या बेचें, क्या करना चाहिए? राजीव जी, आपको क्या लगता है, कच्चे तेल को मौजूदा स्तरों पर खरीदें या बेचें, क्या करें? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सुबह से क्रूड ऑयल दबाव में है, थोड़ा दबाव और गहरा सकता है,
बाजार यहाँ से और नीचे फिसल सकता है। मेरी राय में उछाल आने पर अराउंड 6160 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 6200 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है कि एक बार बाजार जो है 6050 6080 ये दो स्तर टच कर सकता है। तो पहला टारगेट 6080 का रखा जा सकता है, दूसरा टारगेट 6050 का रखा जा सकता है। 1050 दो टारगेट, यानी राधे श्याम जी के लिए क्लियर सवाल है जो करंट लेवल पर है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो बेचने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट है 6080 का, फिर 6050 का। बीटूपन, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि कच्चे तेल को आज का बेचकर ही जाना चाहिए? अभी तो फिलहाल क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से अभी एक करेक्टिव फेज में चलेगा, कंसोलिडेट करेगा शॉर्ट टर्म में। तो मैंने लास्ट मंडे को भी बताया था कि सेल पे रहना चाहिए था। तो क्रूड ऑयल में फ्यूचर्स में तो सेल पे रहना है, और यहाँ से कोई एक पुल बैक आता है, टेक्निकली भी एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है, तो कोई पुल बैक आता है 6200 के आसपास, तो बेचना बनता है वहां से। यहाँ से 150-200 का नीचे डिक्लाइन मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने और एक चीज सर देखा है कि आजकल थोड़ा सा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है क्रूड ऑयल में, थोड़ा धीरे धीरे करके, तो वहां पे थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो वहां पे भी हम लोग अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते तो यहाँ पे हम लोग एक बेयर पुट स्प्रेड ले सकते हैं कि एक 6300 का पुट बाय करके 6100 का एक बार 6000 का आप पुट बेच सकते हो। तो उस पुट मेरे हिसाब से एक बेयर पुट स्प्रेड भी शायद यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक सही रहेगा अगर शॉर्ट टर्म में देखना है तो मेरे हिसाब से आपको 30.03 का जो डेल्टा डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबली मिलेगा। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल में आजकल थोड़ा मार्जिन बढ़ने के बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अगर पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शंस में अच्छा खासा आपका एक ट्रेड बन सकता है क्रूड ऑयल में। यानी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, और जो रणनीति है वो साफ है कि आपको पुल बैक में यहाँ पर अभी बेचकर ही चलना है। जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए जो अभी ट्रेंड है वो निगेटिव इनको दिख रहा है, और दोनों ही जानकार का मानना है कि यहाँ नीचे की तरफ आ जा सकता है। 6070 का टारगेट बीटूपन दे रहे हैं, और राजीव जी भी 6080 6050 का टारगेट दे रहे हैं। और सुबह में भी हमारे शो में जितने भी जानकार आए उन्होंने भी बिकवाली की ही सलाह दी थी। उनको लग रहा है कि 6000 नीचे वापस से खरीदारी की बनेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म नजरिया है वो क्रूड का अभी भी तेजी का है। और आज इराक के ऑयल मिनिस्टर का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि $100 तक ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है FY22 के पहली और दूसरी तिमाही के आसपास। तो ये अनुमान है। हालांकि जितने भी बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनका भी यही अनुमान है कि $90 से $95 का टारगेट वो भी ब्रेंट क्रूड का दे रहे हैं। चलिए, अगले कॉलर है हमारे साथ, प्रशांत है रांची से। इन्होंने सिल्वर मिनी को लॉन्ग कर रखा है। राजीव जी, क्या लग रहा है? सिल्वर मिनी इन्होंने लॉन्ग किया है, सही कॉल है इनकी? जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि सिल्वर में जो अपवर्ड रैली है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा हर्डल है अराउंड 65,200 65,500 के पास में। तो पहला टारगेट तो 65,200 65,500 का रखना चाहिए। और अगर बाजार 65,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है विश्वमोहन जी, तो मुझे लगता है एक अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और उसमें फिर बाजार जो है फिर 67,500 से 68,000 की रैली भी ले सकता है। तो ओवरऑल चांदी में ट्रेंड अपसाइड ही लगता है। जो भी माइन्यूट सी करेक्शन देखने को मिले अराउंड 200-250 पॉइंट की, वो रैली को ज्वाइन करने के लिए उसको एक सुनहरा मौका समझना चाहिए। अराउंड 64,500 के आसपास खरीदारी भी इनिशिएट कर सकते हैं 64,100 के स्टॉप लॉस से। उन्होंने 64,650 का उन्होंने लेवल अभी अभी भेजा है कि उन्होंने इस लेवल पे एंट्री की है। तो क्या सही है? बने रहें अपने कॉल में। बिल्कुल बने रहे। 65,200 के टारगेट लगते हैं आपको। ओके, पहला टारगेट 65,200 है। अगर आप उसके बाद भी अगर आप रुकना चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपका एंट्री लेवल है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख ले ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और फिर 65,600 और आगे के टारगेट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। चलिए, अगले कॉलर के पास चलते। मयंक का मैसेज आया है, व्हाट्सएप किया है उन्होंने। मयंक भारद्वाज है हरियाणा से। इन्होंने गोल्ड 2 लॉट बेच रखा है 47,565 रुपए में। बीटूपन, क्या लग रहा है, सही पोजीशन है इनकी? 47,565 में बेच रखा है या निकल जाए? देखिए, गोल्ड में तो सर अभी थोड़ा लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा तेजी है, लेकिन सिल्वर में ज्यादा तेजी है। और गोल्ड में सर एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल के लिए दिख रहा है। हम तो अभी लास्ट काफी दिनों से गोल्ड नीचे लेवल पे बाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। और मेरे हिसाब से सेल पे इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा मार्केट, तो लॉन्ग पे बैठना ही सेफ है। सेल से मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेटर रहेगा।
ओके, यानी सेल से आपको एग्जिट करना बेहतर मिलेगा, और जब भी लगेगा तो आपके प्राइस के आसपास ही है भाव, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तो जब भी लगे कि आपके प्राइस के आसपास आ रहा है तो आप निकलने की कोशिश करें। कि दोनों ही जानकारों को अभी बाई में ही लग रहा है कि अभी यहाँ पे तेजी का रुख है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी आ सकती है। हालांकि ज़्यादा तेजी चांदी में लग रही है, तो चांदी की पोजीशन बनाए अगर तेजी करनी है तो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाए जब भी ट्रेड करें। चलिए अगला सवाल है निशांत कुमार का है, हिमाचल प्रदेश से हैं, कांगड़ा से। जिंक इन्होंने एक लॉट 316 में खरीदा है। राजीव जी क्या लग रहा है, सही पोजीशन है इनकी? 316 रुपए पे खरीद रखा है एक लॉट जिंक। विश्वमोहन जी देखिए, ओवरऑल तो जिंक का ट्रेंड जो है अभी तक इंटैक्ट है अपसाइड का, बट अभी एक ये करेक्टिव फेज में चला गया है, और इनके इनके बाइंग प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 21 रुपए डाउन है भाव। इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए था। जब देखे कोई भी ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है, अगर उसने टारगेट अगर किसी चीज का 5 रुपए रखा है तो 2.5 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, बट अब एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। 288 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लिया अब यहाँ से, और पुल बैक रैली जब आ गई तो 305 या 306 के आसपास एक बार एग्जिट करने की सोचें। ओके, तो ये कॉल है, आपको स्टॉप लॉस लगा लें, उसके बाद पुल बैक पे कोशिश करें निकल जाएं इस कॉल से। अभी फिलहाल हालांकि ट्रेंड निगेटिव ही है। बीटूपन कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जिंक का इनका काफी ऊपर की खरीद है 316 की, क्या करें? इनका जो भी पोजीशन है काफी हाई लेवल पे हुआ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने वही बताया था कि मार्केट में टॉप लेवल पे नहीं, थोड़ा नीचे लेवल पे बाय करना था। तो फिलहाल अभी इतना रिकवरी आना सडनली 316 इमीडिएटली नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 285 टू 290 रेंज से शायद मार्केट में थोड़ा सा एक बाइंग आ सकता है, और वहां से हम लोग को थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुकिए, क्योंकि आपका काफी आप ऊपर लेवल पे आपका होल्डिंग हो गया है। आज तो पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में बेस मेटल और एनर्जी में थोड़ा करेक्शन है, और थोड़ा शायद करेक्शन रह भी जाए आज के लिए, लेकिन शायद रिकवरी पॉसिबल है। 2-3 दिन सेशन के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद मेरे हिसाब से जिंक में स्टेबिलिटी एक पुल बैक आएगा। 360 307 310 तक मार्केट जा सकता है 285 290 के रेंज से। 290-95 के रेंज से 307 310 के आसपास तक जा सकता है टेक्निकली, बिटकॉइन को ऐसा लग रहा है, तो आप वहां तक वेट कर सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस जो राजीव जी ने दिया है वो लगाकर ज़रूर रख ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर जाए तो दिक्कत ना हो आपको, इसलिए। चलिए अगला सवाल है अरविंद त्यागी जी का, नेचुरल गैस का आउटलुक जानना चाह रहे थे कि नेचुरल गैस पे राजीव जी आपकी कॉल भी है, क्या करें नेचुरल गैस में अरविंद जी? विश्वमोहन जी देखिए, नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी करेक्शन ले ली है ऊपर से। अराउंड 4485 के टॉप्स बने थे, और वहां से बाजार नीचे फिसल कर 363 तक गया, जिसका बॉटम कल बाजार ने टेस्ट किया, और वहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू करनी चाहिए, और बाजार को एक बार 385 386 तक के लेवल टच करने चाहिए। 375 पर खरीदारी का एडवाइस रहेगा। स्टॉप लॉस में इसमें मेंटेन करना है 369 का। ओके, 369 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। 384 का टारगेट दे रहे हैं राजीव जी, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह है। चलिए अब कुछ और काउंटर्स को देख लेते हैं। इसमें कुछ ग्वारगम की बात करते हैं। ग्वारगम में ज़बरदस्त तेजी दिख रही है, आज करीब 4% की तेजी है। ग्वारगम 11,500 के आसपास आ गया है। राजीव जी आपका आउटलुक ग्वार को लेकर, पूरे पैक को लेकर? मुझे विश्वमोहन जी दोनों ही काउंटर थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। मुझे लगता है ग्वारगम एक बार 11,700 11,800 तक ऊपर में जा सकता है। अगर 11,400 की एक करेक्शन ले तो खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,200। और जहां तक ग्वार सीट के सवाल की बात है, ग्वार सीट भी मुझे लगता है 6300 के आसपास एक खरीदारी का कंटेंडर रहेगा, विद स्टॉप लॉस ऑफ 6250, और 6420 से 6450 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। एक रिकवरी आने की अच्छी संभावना है इसमें, और अपसाइड में। ओके, चलिए हमारे साथ ग्वार पर बात करने के लिए अमित खरे हैं, राजस्थान से, गंगानगर कमोडिटी के टेक्निकल एनालिस्ट है। अमित जी स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ग्वारगम और ग्वार सीट दोनों का आउटलुक क्या है, और टेक्निकली आपको क्या लग रहा है कहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ग्वारगम के एक्सपोर्ट को लेकर क्या कंडीशन है? क्योंकि अभी एक सवाल भी आ रहा है, सतीश जी का राजस्थान से ही पूछ रहे हैं कि ग्वारगम के एक्सपोर्ट के क्या आंकड़े आ रहे हैं। अमित जी। जी विश्वमोहन जी, थैंक यू।
पहले अपन ये टेक्निकली ग्वारसीड ग्वारगम का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ग्वारसीड जो है आज लगभग 1.5% के आसपास तेज है और कल लगभग 6160 के आसपास से इसमें रिकवरी आई थी और ऊपर में जो हाई इसने बनाया था वो लगभग 6565 के आसपास बनाया था। तो 6565 का हाई बनाने के बाद इसका जो क्लोजिंग रहा वो 6209 के आसपास रहा। तो इसने जो कल जो कैंडल बनाई है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रेडर्स को हाई भाव पे खरीदारी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि 6350 के आसपास कहीं ना कहीं इसमें ग्वारसीड में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए ट्रेडर्स को और नीचे में 6250 6200 की रेंज में वहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, जिसके लिए फ्रेश टारगेट जो है लगभग 6600 के आसपास का रहेगा और 6100 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब ग्वारगम की बात कर लेते हैं। ग्वारगम अभी लगभग 2.5% तेज है। तो ग्वारगम में भी कल का जो कैंडल है वो थोड़ा सा टेक्निकली नेगेटिव बना है। तो ट्रेडर्स को 11500 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और करेक्शन में 11200 के आसपास वापस री एंट्री करनी चाहिए, जिसके लिए 10,800 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में लगभग 12,000 का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन पे खरीदारी की रणनीति अपनाने पे ट्रेडर्स को मुनाफा अच्छा मिलने के चांस है। अब जैसे एक्सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो मंथ ऑन मंथ जो है गम का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है और फसल का अनुमान भी इस बार लगभग 50 से 60% के आसपास ही है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40% के आसपास फसल भी कम है और एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और ग्वारगम का जो रेशियो है जहाँ पे अभी पिछले साल 1.2 1.19 के आसपास था वो अभी करंट में 1.8 के आसपास है। तो ये सारी टेक्निकल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है ग्वारसीड ग्वारगम के प्राइस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आगे चल के एक और अच्छी तेजी आगे शॉर्ट टर्म में या पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। यानी सतीश जी के लिए यही जवाब होगा कि ग्वारगम के एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, ऐसा अमित जी मानते हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं और उम्मीद है जिस तरह से क्रूड में तेज़ी है तो आगे और भी बढ़ेंगे। और अगर टेक्निकली अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो ग्वारसीड और ग्वारगम में दोनों में यही सलाह है कि आप अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो मौजूदा लेवल पे निकले, प्रॉफिट बुक करे और अगर नई एंट्री लेनी है तो गिरावट पे खरीदे, 11,200 के आसपास ग्वारगम खरीदे और 12,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और ग्वारसीड में भी यही सलाह है कि नीचे की तरफ आपको 6,250 के आसपास यहाँ पे खरीदना है और 6,600 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 6,100 ग्वारसीड का स्टॉप लॉस है और 10,800 का ग्वारगम के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसारिया साहब भी हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन का जो नया अनुमान आया है वो अब कम उत्पादन का आया है, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा, क्या दाम और बढ़ेंगे? देखिए जहां तक प्रेसिंग का और आउटपुट का जो नंबर्स आए हैं, ये फाइनल मीटिंग हुई है हमारी सीआई के अंदर, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में, एंड सब 13-14 एसोसिएशन शामिल थे एंड सबका इंडिकेशन आया, सबका फाइनल फिगर्स आए और उसके हिसाब से क्रॉप को रिड्यूस की गई और फाइनल प्रेसिंग की क्रॉप की अनाउंस की गई है। सो उसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो हर साल की प्रक्रिया होती है और वो इस साल भी हुई है। जहां तक नया क्रॉप का सवाल है, अभी अराइवल्स बढ़ रही है, 70-80-90 हजार गार्ड की अराइवल हो गई है और जैसे जैसे दिन आते रहेंगे वैसे वैसे अराइवल बढ़ती रहेगी। तो अराइवल भी बढ़ेगी, प्रेशर भी रहेगा, बट बाजार कितना नीचे जाता है वो देखने की बात है, बिकॉज डिमांड भी साथ साथ में डिमांड भी अच्छी है। सर ग्लोबली क्या सिनेरियो बन रहा है कॉटन को लेकर? क्या लग रहा है कि ग्लोबल प्राइस अभी बढ़ते रहेंगे या अब यहां से रेस्पाइट एक मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे भाव, अब ऊपर के लेवल पे उस तरह की मांग नहीं रहेगी? देखिए ग्लोबल प्राइसेस का ज्यादा सवाल है, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश है। 95-96 सेंट्स अगर हो भी जाए तो बड़ी ताज्जुब की बात होगी। तो चाइना की बाइंग अभी कंटिन्यू चालू होने की संभावना है। चाइना ने कोटा भी अनाउंस किया है, जो बॉन्डेड वेयरहाउस में माल था उसको स्टेट एजेंसीज को कोटा दिया है। तो ये देखने की बात है कि आगे जाके बाइंग कैसी होती है। आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है, बट बाइंग इंप्रूव होगी और चाइना से शुरुआत होगी। ओके, तो चाइना से ये शुरुआत होगी और जो बाइंग है तो वहाँ पे जो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है। सर ओवरऑल जो सप्लाई की स्थिति है वो किस तरह की है डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो?
देखिए डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा पुराना माल है, उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड का जो स्टॉक अभी हमने असेसमेंट किया था सीआई के मीटिंग में, उसके अंदर ट्रेड और व्यापारियों के पास में मिलकर कोई ज्यादा मान लिया 10-15 लाख आठ का ही है, मिलों के पास माल है और सीसीआई के पास माल है। बट न्यू क्रॉप के अंदर अराइवल बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सेलिंग भी आएगी। तो बाजार अभी आज जो एमसीएक्स के अंदर जो बाजार चल रहा है 30,600-700, तो मेरे को नीचे का 30,000 और ऊपर में 31,500 ये रेंज में बाजार थोड़ा मेंटेन रहेगा। बाद में देखेंगे कि अराइवल बढ़ती है तो उसके बाद में बाजार ज्यादा घटता है कि नहीं घटता है, वो देखने की बात है। आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है कि बाजार का रुख क्या तरफ रहेगा, मंदी का रहेगा कि तेजी का रहेगा। शुक्रिया सेक्सरिया साहब, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और कॉटन मार्केट की तमाम ग्राउंड की रिपोर्ट को दर्शकों तक पहुंचाया। शुक्रिया सर। चलिए अब वापस लौटते हैं और कुछ सवाल जवाब और ले लेते हैं। सबसे बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स मार्केट में आपको आज के लिए क्या पसंद है इंट्राडे के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि निकिल ने एक महत्वपूर्ण लेवल को ब्रेक किया है और इसमें गिरावट और गहरा सकती है। एक बार बाजार जो है 1530-1525 तक और नीचे में जा सकता है, तो मामूली उछाल आने पर अप्रोक्सीमेटली 1544 के आसपास में बिकवाली करनी चाहिए। 1552 का स्टॉप लॉस रखें, 1532 और 1525 दो लक्ष्य के लिए इसे बिकवाली के लिए चुना जा सकता है। में क्या टारगेट दे रहे हैं जी? लेड का टारगेट क्या है सर आपका? जी विश्वमोहन जी, मुझे लेड का टारगेट थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। बाजार ऑलरेडी टारगेट के पास पहुंचा हुआ है जो हमने आपको कॉल दिया था। मुझे लगता है और यहाँ से ₹1.5 नीचे करा जा सकता है। 186.50 का नेक्स्ट लेवल है जहां तक लेड और फिसल सकता है, तो लेड को भी बिकवाली किया जा सकता है अराउंड 189 पर। स्टॉप लॉस रखना है 190.80 का एंड टारगेट रखना है 186.50। 186.50 का आपका नया टारगेट है सर। और सर कॉपर का क्या टारगेट दे रहे हैं? विश्वमोहन जी, कॉपर में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा बाजार के उछाल का। और 778 का ये भी टारगेट है हमारा। और 785 पर ही इसको बेचना है अभी रिकवरी पर। आप कॉपर में क्या सलाह देंगे? आपकी बाई कॉल है क्या कॉपर की? इंट्राडे व्यू के हिसाब से अगर मुझे देखना है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में थोड़ा सा डाउन साइड है, इसलिए मैं नीचे लेवल पे देख रहा हूँ कि इसको अगर लेना है पोजिशनल पर्सपेक्टिव तो मैं नीचे लेवल पे लूंगा, इस लेवल पे नहीं। कॉपर का अभी फिलहाल के लिए मुझे पूरा रेंज दिख रहा है कि 800 से 800 लेवल के आसपास से नीचे 765-768 का पूरा रेंज दिख रहा है। तो नीचे लेवल पे अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेना है तो नीचे लेवल पे बाय करना है 770 के आसपास। अभी यहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक लेके गिर सकता है। जो राजीव जी ने बताया कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपको देखना है तो 785-787 के आसपास एक बार पुल बैक हो सकता है, क्योंकि कॉपर में भी एक आवरली चार्ट में डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो वहां से जाके मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर किसी को पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखना, क्योंकि ओवरऑल जो कॉपर का ट्रेंड है या पूरा बेस मेटल का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो और मेरे हिसाब से मैंने लास्ट मंडे भी बताया था कि मुझे टॉप लेवल पे पसंद नहीं था बाय करने के लिए, मैं नीचे लेवल पे वेट करूंगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल हो 773 ये सब के लेवल के आसपास ही मैं लॉन्ग लूंगा अगर मुझे पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखना है। इंट्राडे में डाउन साइड थोड़ा सा रह सकता है नीचे लेवल का। इंट्राडे में डाउन साइड दिख सकता है, लेकिन आपको जब 773 774 के आसपास का लेवल दिखे वहां पर एंट्री करने की कोशिश करें। करंट लेवल पर बाइंग की सलाह कॉपर में नहीं है। और आप 773 में अगर बाई करेंगे तो बीटूपन का मानना है कि 795 से 800 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं। चलिए कमोडिटी निवेश को समेटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया बीटूपन, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉस्ट दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty.